नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। किसानों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। दिल्ली से लगने वाले लगभग सभी बॉर्डर पर किसान इस वक्त डटे हुए हैं, जिसके चलते बैरिकेडिंग की गई और जाम के हालात पैदा हो गए। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, बुराड़ी मैदान और सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कैसे हर तरफ आपको जाम की स्थिति नजर आएगी। दरअसल किसान इन तमाम सीमाओं से घुसने का प्रयास कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी और बैरिकेडिंग लगाते ही गाड़ियों का रेला लग गया। भीषण जाम यहां पर देखने को मिला, जिस दिक्कतों का ऐसे तमाम लोग जो सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले थे, उनको भी इस जाम में जूझना पड़ा है, परेशानियों से दो चार होना पड़ा है। दूसरी तरफ पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि किसानों की भीड़ दिल्ली सीमा में प्रवेश ना करने पाए, जिसकी वजह से एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाए। लिहाजा पुलिस सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दे रही है। इधर नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रही है। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की कतार यहां पर लगी हुई है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर इस वक्त भीषण जाम लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। लोगों को दिल्ली जाने में इस वक्त खासी परेशानी हो रही है और ये परेशानी इसलिए क्योंकि यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान चला रखा है। लिहाजा एक एक कर तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उन गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है और इस प्रक्रिया में भारी जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए दूर तक नोएडा डीएनडी पर इस वक्त जाम लगा हुआ है। इस समय हम खड़े हैं डीएनडी पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबा ट्रैफिक जाम हो चुका है और इस ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कम से कम 4 किलोमीटर लंबा जाम। ये आप नोएडा से अगर दिल्ली की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको ये ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि यहाँ पर डीएनडी के आगे दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है और जिसके कारण ये लंबा जाम है। दूसरा कारण ये कि चीला बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन कर रखा है और जो चीला बॉर्डर है उसका एक रूट ही लोगों के लिए खोला गया है, जिसके कारण यहाँ पे लंबा जाम है। और इस डीएनडी पे ट्रैफिक जाम का एक मेन कारण मैं आपको ये बताऊंगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीएनडी पे 2 लाइनें ही खोली गई हैं। 2 लाइनें खुली होने के कारण भी यहाँ पे लंबा जाम है। पर इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं ये बताने के लिए बुराड़ी से हमारे सहयोगी रवि दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नोएडा दिल्ली बॉर्डर से प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रवि, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। इस वक्त कैसी स्थिति, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं? बिल्कुल अमित, बता देना चाहूँगा आपको कि आज 9वां दिन है किसान आंदोलन का। कल विज्ञान भवन में जो बैठक हुई है 7.5 घंटे बैठक चली है और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी गई है। सकारात्मक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और कल 5 तारीख को जो 2 बजे बैठक है वो काफ़ी निर्णायक बैठक मानी जा रही है। आइए बात करते हैं किसानों से। मेरे साथ किसान जत्थेबंदी यहाँ मौजूद हैं और एक एक कर जैसे जैसे समय बीत रहा है यहाँ पर किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे पाजी, आप लोग दिल्ली से आए हैं किसानों को समर्थन देने के लिए, जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें लगातार लोग जुड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं किसान का बेटा हूं और किसान के आंदोलन को समर्थन करता हूं। जल्दी ही मैं चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस काले कानून को वापस लें, वरना हमारे पूरे दिल्ली की जितनी भी एसोसिएशन है, मैं ग्रेटर क्लास एसोसिएशन से आया हूं संतनगर से, हमारी सभी वेलफेयर इकट्ठे होकर इस किसान के आंदोलन को समर्थन कर रही हैं और जल्दी ही ये आंदोलन एक किसान का नहीं रह जाएगा, उससे जुड़े हुए हर व्यापारी, हर क्षेत्र के हर नागरिक का हो जाएगा। बच्चे भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये जो काले कानून जो आए हुए हैं ना, ये जो देश की 80% पॉपुलेशन जो है उसको इफेक्ट करेंगे। पूरे जो कृषि उद्योग है हमारा, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये उन सबको इफेक्ट करेंगे। तो अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि इससे ठीक है किसानों का है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इससे सिर्फ किसान नहीं मरेगा, पूरे देश की जनता को इसका फल भुगतना होगा। अमित, यहाँ पे और भी किसान मौजूद हैं और लगातार इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। करिएगा रवि, एक बार हम प्रीति का रुख कर लें, आप बने रहे हमारे साथ। प्रीति, सुबह 10 बजे की रिपोर्ट हम आपकी दर्शकों को दिखा रहे थे, लंबा जाम लगा हुआ था डीएनडी पर। इस वक्त कैसे हालात हैं वहां पर?
बिल्कुल, इस समय हम खड़े हुए हैं चीला बॉर्डर पर और सुबह जो हमने एक रिपोर्ट की थी वो डीएनडी की थी। डीएनडी पर उस समय लंबा जाम लगा हुआ था। हालांकि अभी ट्रैफिक की जो स्थिति है वो समान है और वो उस समय इसलिए जाम लगा हुआ था क्योंकि जो दिल्ली पुलिस थी वो चेकिंग कर रही थी और एक तरफ जो किसान थे वो प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। हालांकि अभी जाम तो नहीं है, लेकिन मैं इस समय चीला बॉर्डर का आपको दर्शकों को अपने विजुअल्स दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर अभी भी धरने पे बैठे हैं। आज 5वां दिन है इनका धरने पे बैठने का और साथ ही इन्होंने यहाँ पर आज सुबह सद्बुद्धि यज्ञ किया था, सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया था। किसान काफ़ी संख्या में बैठे हैं और जो आज खास बात है वो ये हुई कि किसानों ने यहाँ पर अपने लिए ब्लैक कमांडेंट मंगवा लिए, यानी कि अपनी सिक्योरिटी के लिए किसानों ने यहाँ पर ब्लैक कमांडेंट मंगवाए थे। यहाँ पर किसान नेता खुद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कहेंगे वो इन सब। ये बताइए क्या रणनीति है, आज आप लोगों ने ब्लैक कमांडेंट मंगवा लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए? ब्लैक कमांडेंट? हाँ। कहाँ से? ये जो सामने जो खड़े हैं, आप सुबह जो आप लोगों ने मंगवाए थे। हाँ। ऐसा है, हमने कहीं कोई नहीं मंगवाया है। महात्मा ब्लैक कमांडो जाने कौन कौन आएंगे, हो सकता है देश की मिलिट्री आ जाए हमारे साथ। ठीक है, आपके सपोर्ट। ठीक है प्रीति, आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रीति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं एमएलसी चुनाव के नतीजों की। लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज की है। वहीं वाराणसी खंड की बात करें तो शिक्षक एमएलसी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार लाल बिहारी यादव जीत गए हैं, जबकि बरेली शिक्षक खंड में बीजेपी उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लो जीते हैं। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शर्मा गुट के निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव त्रिपाठी जीते हैं। आगरा शिक्षक खंड में निर्दलीय उम्मीदवार आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है, जबकि मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद शर्मा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 40 साल से एमएलसी रहे ओम प्रकाश शर्मा को हरा दिया। तो 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि एक पार्टी पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक सीट पर जीते हैं और बाकी 2 सीटें शर्मा गुट के पास गई हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहां पर जीत दर्ज की है और अब जीते हुए प्रत्याशियों के तमाम समर्थक इस वक्त जश्न मना रहे हैं। वाराणसी में शिक्षक खंड चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है। लाल बिहारी यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर प्रमोद मिश्रा को हराकर ये जीत हासिल की। मैं पूरे प्रदेश के माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों और सभी संवर्ग के शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि सदन में लाल बिहारी यादव को किसी भी सूरत में भेजा जाए। पूरे प्रदेश से ये टेलीफोन आता था कि आप किसी भी सूरत में जो है विधान परिषद के अंदर अगर नहीं जाते हैं तो हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, झूठ के खिलाफ ये जनादेश मिला है, क्योंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र की दोनों सीटें, पीएम के क्षेत्र की दोनों सीटें इस तरीके से मतलब समाजवादी पार्टी को मिली। इसका मतलब कि पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, हर चीज। उधर आगरा शिक्षक एमएलसी के चुनाव में निर्दलीय आकाश अग्रवाल ने जीत का परचम लहराया है। विजेता आकाश को 6,690 वोट मिले हैं। आकाश ने 2,376 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। जीत के बाद आकाश अग्रवाल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और शिक्षकों को उनका हक दिलाने का ऐलान किया। निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और आकाश अग्रवाल यह चुनाव जीत चुके हैं, तो आकाश अग्रवाल सीधे मुखातिब हैं। सर बताइएगा, ये किस तरह का आपकी सफर जो रहा जीत का, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे और क्या योजनाएं आपकी शिक्षकों के हित के लिए? जो भी हमारे वित्तीय विद्यालय के साथी हैं, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया और उन्होंने अभूतपूर्व मतदान किया, जिसके कारण आज का यह दिन संभव हो पाया। मेरी प्राथमिकता में है कि मैं वित्तीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं का समाधान करूं। जो हमने आश्वासन उन्हें दिया है वो जल्द से जल्द लागू हो, उसके लिए हम कार्य करेंगे। आपका आकाश अग्रवाल जिन्होंने जीत दर्ज की है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की, और आगे ये शिक्षकों के हित को लेकर के व्यापक स्तर पर काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और एक बड़ी खबर झांसी से है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया है। यहां पर पुलिस वालों से लाठियां छीनकर मारपीट की है।
झांसी में मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है। पूर्व महानगर अध्यक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगा है। तस्वीरें हम आपको झांसी की दिखा रहे हैं, जहां पर काउंटिंग के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए यहां पर यह हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की लाठियां छीनकर मारपीट की है और आरोप लगा है पूर्व महानगर अध्यक्ष के ऊपर। और उमेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं झांसी से। उमेश, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? मेरठ से उमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ अमित, ताज़ा अपडेट यहाँ से ये है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। यहाँ शिक्षक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा ने जीत हासिल की है। उन्होंने इतिहास रच दिया है। 48 साल से ओपी शर्मा यहाँ एमएलसी रहे हैं, शिक्षक सीट पर एमएलसी रहे हैं, लेकिन 48 साल बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। श्रीचंद शर्मा शिक्षक सीट पर जीत चुके हैं, उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है और श्रीचंद शर्मा का कहना है कि ये जो जीत हुई है ये मोदी और योगी जी के विश्वास की जीत है। तो निश्चित तौर पर एमएलसी चुनाव में यहाँ बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि 48 साल कोई मामूली वक्त नहीं होता है, बड़ा वक्त होता है, आधी सदी होती है। और आधी सदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक सीट पर अपना परचम लहराया है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी में खुशी होना लाजमी है। तो शिक्षक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है और वहीं स्नातक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश गोयल आगे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मेरठ खंड शिक्षक सीट और मेरठ खंड स्नातक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला यहां पर देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में जबरदस्त खुशी की लहर है और यहां जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें भी खुशी की लहर है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से 48 साल बाद शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा ने यहां जीत हासिल की है तो खुशी का ठिकाना इस वक्त भारतीयों में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी खुश हैं, कार्यकर्ता भी खुश हैं और स्नातक सीट का जो परिणाम आना है वो भी कल शाम तक आने की उम्मीद है। मतगणना चल रही है और यहां पर स्नातक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश गोयल आगे चल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अभी अन्य देशों की कई वैक्सीन के नाम पर हम बाजार में उनके नाम सुन रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इसलिए पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो कोरोना वैक्सीन में जल्द ही सफल होने वाले हैं। पूरी दुनिया देश में बनने वाले सबसे सेफ और सस्ती वैक्सीन पर निगाहें गड़ाए हुए है। पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ सप्ताह में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे वैज्ञानिक वैक्सीन को हरी झंडी दिखाएंगे, भारत में लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। CMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर संतों की बैठक में संत समाज ने विश्व हिंदू परिषद से अनुरोध किया है कि 1989 में शिलान्यास के कार्यक्रम की तर्ज पर राम मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्रित किया जाना चाहिए। ये काम मकर संक्रांति से शुरू होकर रामनवमी तक चलना चाहिए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता छोटी छोटी टोलियां बनाकर 5 लाख गांव में जाएंगे और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग की अपील करेंगे। हर व्यक्ति से 10 और प्रति परिवार 100 रुपए धन दान के रूप में लिया जाएगा। इस अभियान के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलेगा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए अभियान से एकत्रित धन को राम मंदिर निर्माण के लिए
जमा किया जाएगा। पूज्य संत धर्माचार्यों ने निर्णय लिया कि 10 और 11 जो अभी नवंबर व्यतीत हुआ है, उसी में निर्णय लिया गया कि हम जो है विश्व हिंदू परिषद का आह्वान करते हैं कि वह गांव-गांव में उसी तर्ज पर पूजन का कार्यक्रम करके लगभग 10 रुपये और 100 रुपये धनराशि एकत्रित करें और राम मंदिर में जो एक दान स्वरूप जो है लोगों से प्राप्त करें, ताकि आने वाला जो समय है वह भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण में उसका प्रयोग हो सके, उपयोग हो सके। हमारा अभियान एक चलने वाला है 15 तारीख से, जिसमें कि घर घर 11,000 करोड़ परिवारों से संपर्क करके 10 रुपये के, 100 रुपये की, 1,000 रुपये कूपन के माध्यम से जो आम जनता से धनराशि सहयोग राशि ली जाएगी, उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग जमा करेंगे, जिससे कि सब अकाउंट और हिसाब अलग अलग सही बना रहे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर पीएफआई फंडिंग पर ईडी ने छापेमारी की है। लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी नसीम अहमद के घर पर छापेमारी हुई है। पीएफआई का यूपी प्रेसिडेंट है नसीम अहमद। छापेमारी के दौरान घर पर नहीं मिला नसीम अहमद। ईडी ने नसीम के घर से संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं। नसीम पर शाहीन बाग प्रदर्शन में गड़बड़ी की साजिश का आरोप लगा है। बाराबंकी में पीएफआई सदस्य मुदस्सिर के घर पर भी छापेमारी हुई है। मुदस्सिर पर पैसे लेकर सीएए प्रदर्शन में गड़बड़ी का आरोप लगा है। मुदस्सिर पर पीएफआई से 80,000 रुपए लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद अब लगातार छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी में ईडी की टीम ने लखनऊ में नसीम अहमद के आवास पर छापेमारी की है। नसीम अहमद पीएफआई का यूपी प्रेसिडेंट है, वो घर पर नहीं मिला, लेकिन छापेमारी के दौरान नसीम अहमद के घर से ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले। लोग थे तब तो सर्च वारंट लेके आते? हाँ, सर्च वारंट था उनके पास। तो सर्च वारंट पे साइन भी कराया, साइन करा के उसके बाद एंट्री की उन्होंने अंदर, और उसके बाद वो जाने के टाइम पे उन्होंने ये भी कहा कि आप एजेंट चेक कर लीजिए, अगर हमारे पास कुछ भी सामान निकलता है आप तलाशी भी ले सकते हो। वो लोग आए यहाँ पर, जब हम यहाँ आए तो पूछने लगे कि आप कौन है, तो हमने कहा इसी घर के हैं। तो कहा चलिए आप साथ में चलिए अंदर। जब अंदर गए तो सर्च वारंट दिया, कहा इस पर साइन कर दीजिए, तो हम तलाशी कर रहे। तो जब वो वारंट दिया तो हम पूछे ये किस चीज़ का वारंट है और किस चीज़ की तलाशी करना है, तो उन्होंने बताया कि काले धन और ये सब। तो हमने इस पर साइन किया, फिर वो लोग तलाशी लेने लगे। तलाशी में कुछ मिला नहीं हमको। उसके बाद जो मुबस्सिर भाई आ गए, उनसे मुलाकात हुआ तो भी उनका स्टेटमेंट लिया, फिर वो लोग चले गए। प्राइमरी स्कूलों में भी होगा एक दिन नो बैग डे। खेल खेल में कठिन पाठ सीखेंगे बच्चे। यू राइस पोर्टल पर और सुविधाएं मिलने वाली हैं। टास्क फोर्स की बैठक में फैसला लिया गया है। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई को रोचक बढ़ाने के लिए हफ्ते में एक दिन नो बैग डे रखा जाएगा। अब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने और खेल खेल में रोचक ढंग से पढ़ाई कराने पर जोर दिया जाएगा। उस दिन विद्यार्थी बिना बस्ता लिए स्कूल आएंगे और खेल खेल में मनोरंजन के माध्यम से सबक भी सीखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए बदलावों को लागू करने के लिए गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्री प्राइमरी बच्चों को भी रोचक ढंग से पढ़ाया जाएगा। बैठक में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर एक प्रस्तुतिकरण भी दी। प्री प्राइमरी स्तर पर विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पाठ पढ़ाने के लिए बदलाव किए जाने पर जोर दिया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों में हफ्ते में एक दिन विद्यार्थियों के नो बैग डे निर्धारित करने पर भी सहमति बनी है। उप मुख्यमंत्री ने बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक किए जाने वाले बदलावों को लेकर एक समग्र रिपोर्ट भी तैयार। देखो बाइक वाले ने पकड़ने की कोशिश करी है और बैग फेंको। देखो बाइक वाले ने पकड़ने की कोशिश करी है और बैग फेंको। देखो बाइक वाले ने पकड़ने की कोशिश करी है और बैग फेंको। देखो बाइक वाले ने पकड़ने की कोशिश करी है और बैग फेंको। देखो बाइक वाले ने पकड़ने। आप सभी महानुभाव यहाँ आए, इसके लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से महाराज जी के प्रति बहुत ही आभारी हूँ। इतना व्यस्त और उद्योग भवन से लाइव तस्वीरें, गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज
की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में गोरखपुर के समग्र विकास को लेकर, वहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की जा रही है कि कैसे यहाँ पर उद्योग धंधों को स्थापित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उद्योगों से जोड़ा जा सके। और चलो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।